प्रकाश जी शुरू कर सकते हैं अब आप। प्रकाश कहाँ गया? प्रकाश हाँ, प्रकाश पता। हाँ, आरंभ करें प्रकाश जी। डिस्कनेक्ट हो गए हैं प्रकाश जी जी जी। हाँ आगे। हाँ प्रकाश आप शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट करें। हाँ प्रकाश जी 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 शुरू। आरंभ जी। करें। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, भारत से अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया जी, फिजी से फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुभाषिनी कुमार जी, श्रीलंका से प्रस्तुति करने वाली छात्रा तिलिनी दर्शनी मुंड सिंह जी, भारत से प्रस्तुति करने वाले छात्र श्री कार्तिकेय शुक्ल जी, फिजी से प्रस्तुति करने वाली छात्रा रिया ऋषिका जी, फेसबुक से जुड़े सभी सम्माननीय दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस हिंदी से प्यार है अमेरिका, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भारत तथा फिजी से फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी के समन्वित सहयोग से आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हिंदी नाट्य साहित्य के प्रति अभिरुचि के संदर्भ में आयोजित आज हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है हिंदी नाट्य साहित्य के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाना। नाटक हिंदी में गद्य साहित्य की एक विधा है। नाटक शब्द नट से निर्मित हुआ है जिसका आशय है सात्विक भावों का अभिनय। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। इसका प्रदर्शन रंगमंच पर होता है। हिंदी नाटक के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक के लक्षण देते हुए लिखा है। नाटक शब्द का अर्थ नट लोगों की क्रिया है। दृश्य काव्य की संज्ञा रूपक है। नाटकों में नाटक ही सबसे मुख्य है। इससे रूपक मात्र को नाटक कहते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार
नाटक में जीवन की अनुकत को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते सप्राण रूप से अंकित किया जाता है। समाज को जागृत करने में नाटक की प्रमुख भूमिका रही है। निराशा से आशा की ओर ले जाने का कार्य भारतेंदु जी ने नाटकों के माध्यम से किया है। आज हम इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी के स्वागत भाषण से। आमंत्रित हैं डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। धन्यवाद प्रकाश। आभासी कार्यक्रम के अध्यक्ष सुविख्यात हिंदी लेखक श्री हरीश नवल जी, विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया जी, वैश्विक हिंदी परिवार के संयोजक सम्माननीय डॉक्टर जवाहर कर्नावट जी, फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुभाषिनी कुमार जी, हिंदी से प्यार है के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, हिंदी से प्यार है के सदस्य श्री हरप्रीत सिंह पुरी जी, आज के आभासी कार्यक्रम के युवा प्रतिभागी भारत से कार्तिकेय शुक्ल जी, फिजी से कुमारी रिया ऋषिका जी और श्रीलंका से सुश्री तिलिनी दर्शिनी मुनसिंह जी। विश्व हिंदी सचिवालय के वरिष्ठ सहायक संपादक श्री प्रकाश वीर जी, जूम एवं फेसबुक के माध्यम से जुड़े सभी श्रोता एवं दर्शकगण, आप सबको सादर नमस्ते। मई महीने के प्रथम शनिवार को अर्थात 3 मई 2023 को विश्व हिंदी सचिवालय ने हिंदी कहानी साहित्य के पठन के प्रति अभिरुचि की वृद्धि करने के लक्ष्य से आभासी कार्यक्रम का आयोजन किया था। 1 महीने बाद अर्थात जून महीने के इस प्रथम शनिवार को हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि के द्वितीय वर्चुअल कार्यक्रम से हम जुड़े हुए हैं। आज के इस आभासी मंच पर विशेष रूप से हिंदी नाट्य साहित्य की चर्चा की जाएगी। हमारे लिए गर्व का विषय है कि इस आभासी कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर हरीश नवल जी कर रहे हैं। हिंदी नाट्य विधा की क्या विशेषताएं हैं, हिंदी के नाटक के कला पक्ष एवं भाव पक्ष के संबंध में आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर हरीश नवल जी का मैं हर्ष और उत्साह के साथ स्वागत करती हूँ। यह कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित हुआ है और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया जी कार्यक्रम में वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। प्रोफेसर डहेरिया जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फिजी में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुभाषिनी कुमार जी से स्नेहपूर्ण भेंट के उपरांत विश्व हिंदी सचिवालय के हिंदी प्रचार कार्यों में उनका अमूल्य सहयोग प्राप्त हो रहा है। डॉक्टर सुभाषिनी कुमार जी का मैं प्रसन्नता के साथ स्वागत करती हूँ। हिंदी से प्यार है के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी के अमूल्य सहयोग के कारण ही हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य दोनों विषयों पर नियमित रूप से मासिक कार्यक्रमों का आयोजन करना संभव हो पा रहा है। श्री अनूप भार्गव जी का हम कृतज्ञता और आदर के मिश्रित भावों के साथ स्वागत करते हैं।
आज का कार्यक्रम विशेष है क्योंकि हिंदी से प्यार है की टीम से आदरणीय श्री हरप्रीत सिंह पुरी जी भी मंच पर उपस्थित हुए हैं। युवाओं के लिए हिंदी नाट्य साहित्य की क्या उपयोगिता है और वे हिंदी नाटकों के अतिरिक्त लाभ और आनंद कैसे उठा सकते हैं, इसका खुलासा श्री हरप्रीत सिंह पुरी जी पावरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से करेंगे। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के आभासी कार्यक्रम के युवा प्रतिभागी भारत से कार्तिकेय शुक्ल जी, फिजी से कुमारी रिया ऋषिका जी और श्रीलंका से सुश्री टिलिनी दर्शिनी मुंसिंह जी का मैं स्वागत करती हूँ। युवा प्रतिभागी इस मंच से जुड़े हुए हैं, यह हमारे लिए विशेष प्रसन्नता की बात है। जूम एवं फेसबुक से जुड़े साहित्य प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबके ध्यान के लिए धन्यवाद। विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को उनके इस प्रेरणादायक संदेश के लिए हार्दिक धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का विषय प्रवर्तन डॉक्टर सुभाषिनी कुमार जी के वक्तव्य के साथ किया जा रहा है। आप फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपने पीएचडी हिंदी, एमए हिंदी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन, बीए हिंदी तथा बीएड की पढ़ाई की है। आप हिंदी परिषद फिजी में पश्चिमी शाखा में सचिव हैं। आप फिजी में हिंदी पाठ्यक्रम विभाग में सलाहकार तथा फिजियन लेखक संघ की सदस्य भी हैं। आपने फिजी में हिंदी भाषा और संस्कृत, फिजी में हिंदी काव्य साहित्य, इंद्रधनुष, फिजी की हिंदी कहानियां तथा फिजी के कवि मोहम्मद यूसुफ का काव्य जैसी पुस्तकें लिखी। आपको सृजन लोक द्वारा हिंदी से भी सम्मान, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास एवं वैश्विक सांस्कृतिक वैज्ञानिक परिषद मुंबई द्वारा हिंदी से भी सम्मान तथा हिंदी परिषद फिजी द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। हिंदी के प्रति आपके समर्पण तथा सेवा भाव के प्रति नमन। आइए सुनते हैं फिजी से डॉक्टर सुभाषिनी कुमार जी को, जो कि फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर सुभाषिनी कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। हिंदी नाट्य साहित्य के प्रति अभिरुचि, आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ विश्व हिंदी सचिवालय एवं जितने भी जो आयोजक गण है, जिसके तत्वाधान में आज का कार्यक्रम जो है वो आयोजित हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। यह कार्यक्रम जो है हिंदी नाट्य साहित्य के प्रति जो युवाओं की रुचि है और उनकी अभिव्यक्ति पक्ष को निखारने के लिए बहुत ही उपयुक्त है और सार्थक है। साहित्य की अन्य विधाओं के अंतर्गत नाटक भी आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें अभिनय के साथ साथ जो कहानी है, कविता पक्ष है, इसका भी समावेश इसमें हमें मिलता है। नाटक की विषय वस्तु जहां एक तरफ कहानी बुनने की कला में पारंगत है, वहीं संवादों की अदायगी में एक लय का समावेश इसमें मिलता है तथा भावों और संवाद बोलने में जो कविता की पद्यात्मकता के समीप ये हमें ले जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो नाटक साहित्य है, इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों तत्वों का बहुत ही सुंदर समावेश हमें मिलता है। हिंदी के आलोचक और निबंधकार
बाबू गुलाब राय के अनुसार नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का एक बहुत ही सुंदर साधन है और नाटक में फैले हुए जीवन व्यापार को यह एक व्यवस्था में बांध देता है और उसकी जो सफल रंगमंचयता के कारण ये उभर कर हमारे सामने आ जाती है। तो नाट्य साहित्य का जो आरंभ है ये आधुनिक काल से हुआ है हिंदी में, और हिंदी से पहले भी संस्कृत और प्राकृत में समृद्ध नाट्य परंपरा थी, लेकिन हिंदी नाटकों का विकास आधुनिक काल या आधुनिक युग में संभव हो चुका। मध्यकाल में भी रासलीला के रूप में या रामलीला या नौटंकी आदि साहित्यिक विधाओं के रूप में इसका उदय हम देख सकते हैं, जहां पर जन के बढ़ावा के लिए या जन के मनोरंजन के लिए ये प्रमुख साधन रहा है। भारतेंदु जी ने हिंदी नाटक को साहित्यिक कलात्मक रूप देने का प्रयास किया है। उनके बाद इस परंपरा को जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों जैसे कि अजातशत्रु, सकंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामने आदि में नया स्वरूप व दिशा प्रदान की है। आगे चलकर मोहन राकेश जैसे नाटककारों ने आषाढ़ का एक दिन या लहरों के राजहंस या आधे अधूरे के माध्यम से इस परंपरा को आधुनिक यथार्थ और गहराई प्रदान की है। तो इस तरह से श्रोताओं, नाटक जो है साहित्य की एक लंबी प्रयोगात्मक परंपरा की देन है, जो हिंदी में भारतेंदु से लेकर प्रसाद, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल तथा भीष्म साहनी आदि नाटककारों के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। नाटक न सिर्फ पढ़े और पढ़ाए जाने तक सीमित है, ये रंगमंच पर निरंतर प्रस्तुत किया जाता है और शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान करता है। जहां भाषा शिक्षा की बात आती है तो इसमें सिर्फ विचार विनिमय अथवा पुस्तकों से परिचय ना प्राप्त करते हुए यह एक माध्यम है जो भाषा के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष को बहुत ही सृजनात्मक रूप से पाठकों के समक्ष रखता है और ये साहित्य की अलग अलग विधाओं के स्वरूप को समझने और इसके कौशल को हमारे समक्ष प्रदान करता है। तो इस तरह साहित्य की अन्य विधाओं का आनंद लेते हुए ये विद्यार्थियों में उसके अभिव्यक्ति पक्ष को, एक्सप्रेशन को और भी ज्यादा निखार देता है। नाटक के अंतर्गत जब आलोचकों का और लेखकों का यह भी मानना है कि नाटक को पढ़ाने से पहले ये जरूरी है कि हम नाटक को विद्यार्थियों को दिखाएं, क्योंकि इसमें जो अभिनय का भाग है, श्रवण का भाग है, ये अन्य रूप से विद्यार्थियों के कौशल को निखारता है। तो नाटक को देखते, लिखते एवं पढ़ते समय जो विद्यार्थी है वो उनके विभिन्न कौशलों का विकास होगा, शुद्ध उच्चारण उनमें आएगा, भावनाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का निखार होगा और साथ साथ जो सृजन की या तो फिर रचनात्मक प्रतिभा की पहचान वे सामूहिक रूप से कर सकेंगे। अतः अभिव्यक्ति पक्ष को जीवंत और प्रभावशाली बनाने में यह विधा बहुत ही सफल रही है और मैं आयोजकों की बहुत ही आभारी हूं कि ऐसे ही बहुत ही सुंदर विषय इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने चुना है। तो आज उपस्थित सभी विद्यार्थी जो देश विदेश से जुड़े हैं, भारत से, फिजी से, चीन से, श्रीलंका से, वे अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करेंगे और उन सभी को बहुत बहुत बधाई अपने विचार हमारे तक पहुंचाने के लिए और यह सुअवसर मुझे प्रदान करने के लिए कि मैं आप लोगों के समक्ष अपने विचारों को रख सकूं। मैं डॉक्टर माधुरी जी की बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। क्षमा करें, थोड़ा सा जुकाम है इसलिए मेरी
आवाज में शायद थोड़ी बाधा होगी, और सुनने के लिए मैं अब सभी दर्शकों और श्रोताओं को हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, और ये कार्यक्रम की सफलता के लिए आप सभी को नमन। धन्यवाद। आपके इन सुंदर शब्दों के लिए हम आपके आभारी हैं महोदया। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम जितना पढ़ते हैं हमारा जीवन उतना ही संवरता है, और पढ़ने लिखने की इच्छा का बीजारोपण होता है हमारे छात्र जीवन से ही। आइए आज के कार्यक्रम की पहली छात्र प्रस्तुतिकर्ता को सुनते हैं। पहली छात्र प्रस्तुतिकर्ता हैं श्रीलंका से सुश्री तिलनी दर्शनी मुंडू सिंह जी। आपने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र भारत से कई बांग्ला व हिंदी नाटकों में अभिनय करने का मौका भी मिला। आप हमारे साथ हिंदी नाट्य साहित्य के प्रति अभिरुचि से संबंधित कुछ अनुभूतियां साझा करेंगी। आपका स्वागत है सुश्री तिलनी दर्शनी मुंडू सिंह जी। सुश्री तिलनी दर्शनी मुंडू जी, आपका स्वागत है। दूसरा नाम ले लीजिए। हाँ, तिलनी जी नहीं है, शायद अभी दूसरा नाम जुड़े ले लीजिए। नहीं। जी। दूसरे प्रतिभागी का नाम लें। जी, नाट्य साहित्य हमारी कल्पना के पर को खोलने में हमें उड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। वह हमारा मनोरंजन भी करती हैं और मार्गदर्शन भी। अगली प्रस्तुति के लिए हम भारत से आमंत्रित करते हैं श्री कार्तिकेय शुक्ल जी को, जिन्होंने MBA, MAC, MA अंग्रेजी तथा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल से हिंदी में MA की पढ़ाई की है। आप हमें हिंदी नाट्य साहित्य में अपनी रुचि के विषय में बताएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से कार्तिकेय शुक्ल जी। स्वागत है श्री कार्तिकेय शुक्ल जी का। धन्यवाद प्रकाश। सभी उपस्थित विद्वजन और देश विदेश से इस मंच को साझा कर रहे सभी मनीषियों का भारत भूमि से मैं नमन करता हूँ। मैं कार्तिकेय शुक्ल, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में स्नातकोत्तर हिंदी साहित्य का छात्र। इस वैश्विक मंच पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रदान किए गए इस अवसर के लिए मैं अधिक गौरवान्वित हूँ, और इस सम्मान और गौरव के लिए सर्वप्रथम मैं अपने कुलपति माननीय श्री खीम सिंह डहरिया जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिनके सानिध्य से मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और साथ ही मैं कृतज्ञ हूँ मेरी गुरु माँ डॉक्टर अनीता चौबे जी का, जिन्होंने हिंदी साहित्य में मेरी रुचि को एक नई दिशा प्रदान की और अपने मार्गदर्शन से मुझे इस योग्य बनाया कि आज इस मंच पर सभी मनीषियों के मध्य में अपने विचारों के लिए एक स्थान बना सकूं। तो धन्यवाद। आज के विषय पर आते हुए मैं सर्वप्रथम कहना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं में से नाटक में मेरी रुचि कुछ अधिक है, और शायद मुझे ये इसलिए प्रिय है क्योंकि इसमें काव्य के साथ साथ जिस प्रकार से मंचन जो है वो मुझे कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करता है। विभिन्न पात्रों के माध्यम से किसी भी विषय को जीवंतता प्रदान करने की ये कला हिंदी साहित्य को शीर्ष प्रदान करती है, ये कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जैसा कि सर्वविदित है कि हिंदी भाषा के इतिहास में अनेकों नाटक लिखे गए और सभी अप्रतिम हैं, किंतु कुछ ऐसे नाटक हैं जो न के सिर्फ पठन की दृष्टि से अपितु मंचन की दृष्टि से भी अत्यंत सुंदर और हृदय को छू जाने वाला। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मतलब एक वैचारिक रूप में मैं खुद की बात करूं, तो कुछ नाटक ऐसे हैं हिंदी साहित्य के जिनमें मेरी रुचि कुछ ज्यादा ही रही, और शायद वो हर साहित्य प्रेमी की सूची में कहीं ना कहीं ऊपर स्थान रखते होंगे। जिनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जी द्वारा रचित अंधेर नगरी, जिसका मंचन लगभग मैंने शायद
स्कूल से लेकर और विश्वविद्यालय स्तर तक और अनेकों अनेक मंचन देखे हैं मैंने उसके। फिर उसके बाद मोहन राकेश जी द्वारा कृत आषाढ़ का एक दिन, मंडू भंडारी जी का महाभोज और भीष्म सहानी जी का कबीरा खड़ा बाजार में, ये कुछ ऐसे नाटक हैं जिनका मैंने अध्ययन भी किया है और अनेकों मंचों पर मैंने इनकी प्रस्तुति विभिन्न प्रकार से देखी। विभिन्न तरीके के मंचन, कई बार काव्य के रूप में, कई बार उनका जो मंचन उनके संवादों के रूप में होता है वो आपके मन को भावुक होता है। बात की जाए जब सबसे सर्वप्रिय नाटक की अगर बात की जाए या मेरी जो अभिरुचि साहित्य की ओर आती है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी भिन्न हो जाती है हिंदी से, या मैं कहूँ कि मैं हिंदी की जनक भाषा संस्कृत में रचित सबसे जो प्राचीनतम नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, वो मेरा सर्वप्रिय नाटक है। और उसकी कई सारी कारण है जो मुझे उसकी ओर खींचते हैं। सर्वप्रथम तो ये कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित ये कृति का मेल मुझे नहीं समझा, क्योंकि इसकी महानता और लोकप्रियता का परिचय हम इसी बात से लगा सकते हैं कि ये प्रथम भारतीय नाटक है जिसका यूरोपीय भाषाओं तक में अनुवाद किया गया, मतलब अंग्रेजी और पता नहीं कितनी अनेकों अन्य भाषाओं। जब इसकी कथा की बात करें तो शायद इसका जो परिवेश है वो महाभारत से है, जो कि हम सभी को ज्ञात है। और जिस प्रकार महाकवि ने इसको प्रस्तुत किया है, जहाँ पे राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान और पुनर्मिलन की जो एक सुंदर कहानी है, जिसे महाकवि कालिदास ने अद्वितीय काव्य सौंदर्य और ध्वन्यात्मक संकेतों के माध्यम से वर्णित किया। विविध प्रसंगों की ध्वन्यात्मकता इतनी अद्भुत है इस नाटक में कि हर घटना दृश्य में आगे आने वाली घटनाओं का परिचय चमत्कारिक रीति से पहले ही दे देती। कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि अच्छा इसके बाद ये होना ही होना है, और वही बाद में साकार रूप ले लेता। महाकवि की रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो हम सभी, मतलब सभी यहाँ पर विद्वान जो बैठे हैं उन सभी को महाकवि की रचनाओं की विशेषताओं का अनुभव है ही है। सबसे जो एक खूबसूरत चीज है उनकी, सबसे जो मतलब बहुत ही प्यारी चीज जो उनकी रचनाओं में लगती है वो है ऋतुओं का वर्णन एक विशेष स्थान रखता है। जैसे अगर मैं बात करूं मेघदूतम की, तो जो मेघों का एक सुंदर चित्रण उसमें किया गया, या रघुवंशम में, उसी प्रकार इस महाकाव्य में जो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, जहां पर एक प्रसंग है जहां पर ऋषि कर्ण के एक शिष्य जो है ग्रीष्म ऋतु का ऐसा सुंदर वर्णन प्रस्तुत करते हैं कि आप उस ऋतु को अपने आसपास महसूस करने लगते हैं। इसी के साथ साथ इस नाटक की एक और बहुत बेहतरीन बात जो है, बहुत ही सुंदर बात जो है, कि इसमें कोई भी वस्तु जो है वो निष्प्रयोजन नहीं करी। चाहे शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन हो, जहां पर एक भ्रमर भी मतलब इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया जिससे शकुंतला की जो सुंदरता है उसे एक फूल की भांति प्रस्तुत किया गया है। बात करें अगर काव्य सौंदर्य की, तो संस्कृत में एक पंक्ति कही जाती है इसके बारे में कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। ये ऊपर इतना ही नहीं, कई अन्य लोगों ने भी, जर्मन कवि ने भी इसके विषय में यही कहा है कि यदि आपको श्रृंगार का एक अद्भुत रूप देखना है तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ो। युवाओं को यदि सौंदर्य के बारे में जानना है तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ो। और श्रृंगार जो है वो महाकवि की रचनाओं का एक बहुत सुंदर गुण है, और शाकुंतलम कहीं ना कहीं से भी इस प्रकार से छूता नहीं। तो मतलब हिंदी काव्य में हम सब जानते हैं कि नक्षिक वर्णन जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन वो रीतिकाल की, मतलब अगर हम देखें तो रीतिकाल में नक्षिक वर्णन की प्रधानता देखने को मिलती है। किंतु मेरा ये मानना है, मेरे मतानुसार शकुंतला के रूप का वर्णन जिस प्रकार किया गया है वो नक्षिक वर्णन का एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रतीत होता है। और श्रृंगार ही नहीं, इस नाटक में हास्य, वीर और करुण रस को भी समाभाव भी देखने को मिलता है। दुर्वासा ऋषि का श्राप देना, या राजा दुष्यंत को उनके आकाशवाणी के माध्यम से या मछुआरे के माध्यम से मुद्रिका मिलने पर पुनराभास होना, शकुंतला का ज्ञात होना। तो भाषा श्रृंगार के साथ साथ ये सारी ही चीजें बहुत ही खूबसूरती के साथ उसमें प्रस्तुत होती है। तो भाषा की विभिन्न विशेषताओं से परिपूर्ण ये नाटक इसकी कथा मंचन को इतना सुंदर बना देता है कि इस नाटक को पढ़ते हुए मुझे लगता है कि हर किसी को प्रतीत होता है कि जैसे हर एक शब्द आपके चक्षुओं के सामने जीवंत होगा। और यही कारण है कि महाराज भरत, जिनके नाम पे भारतवर्ष का नामकरण हुआ, और उनकी माता और अप्सरा मेनका की पुत्री चक्रवर्ती राजा की दुष्यंत रानी शकुंतला पर रचित नाटक मुझे सर्वाधिक प्रिय है।
समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सभी के समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकूं। एक बार पुनः सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं भारत भूमि से नमन करता हूं। धन्यवाद। भारत से श्री कार्तिकेय शुक्ल जी को हमारे साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के लिए आ रही हैं फिजी से सुश्री रिया ऋषिका जी। आप नेशनल यूनिवर्सिटी फिजी में बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। आप एकांकी नाटक आत्मा के पांव पर अपने विचार प्रकट करेंगी। आमंत्रित हैं सुश्री रिया ऋषिका जी। मैं इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को इस कार्यक्रम के लिए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझे अपना भाषण प्रस्तुत करने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को भी धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम रिया ऋषिका है और मैं सवेनी फिजी में रहती हूँ। मैं फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी में द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैं हिंदी और अंग्रेजी में अपनी डिग्री प्राप्त कर रही हूँ। मेरा पसंदीदा एकांकी आत्मा के पांव है, जिसे नुसरत खान काही जी ने लिखा है। उनका जन्म भागीरथ के तट पर स्थित बिजनौर जनपद के ग्राम जहानाबाद में फरवरी सन 1930 को सैयद मोहम्मद हुसैन के परिवार में हुआ। वे हिंदी साहित्य क्षेत्र में प्रख्यात गजलकार, कहानीकार, नाटककार और स्वतंत्र लेखक हैं। उनकी सोच सदैव जाति पाति और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर व्यवहारिक स्तर की है। उन्होंने कई रचनाएं लिखी है, जैसे मोम की बैसाखियां, मेरे लहू की आग आदि। खानकाही जी की मृत्यु 7 मार्च 2003 में हुई। आत्मा के पांव एकांकी के अलावा मैंने नए मेहमान, दीपदान नाटकों को भी पढ़ा है और साथ ही अपनी यूनिवर्सिटी में 2 नाटकों में अभिनय भी किया है। सपनों की उड़ान नाटक में मैंने एक चंचल पड़ोसी का किरदार निभाया है। यह अनुभव मुझे आजीवन भर याद रहेगा। मेरे कोर्स के अंतर्गत नाटक का यूनिट अंतिम वर्ष में रहेगा। आत्मा के पांव एकांकी हमारे अंधविश्वास वाले समाज की कड़वी सच्चाई को प्रकाश डालता है। कहानी की शुरुआत पीसी सक्सेना द्वारा किराए पर लिए गए एक घर से होती है, जो महाराज सिंह का है। वह और उसका परिवार घर में चले जाते हैं और उनका नौकर हिम्मत राय द्वारा स्वागत किया जाता है, जो अपनी पत्नी के साथ उनके घर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। परिवार को जल्द ही अपने घर में अलौकिक सत्ता की उपस्थिति महसूस होने लगती है और जल्द ही घर अराजकता से भर जाता है। पीसी सक्सेना इस बात पर अड़े हुए थे कि वह घर ना छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें यह सबसे सस्ते किराए में मिला था और उन्होंने किसी भी हालत में उस घर में रहने का फैसला किया। उनके 2 बच्चे थे, एक 19 साल का बेटा और 17 साल की बेटी। उनकी पत्नी और उनकी बेटी बहुत डरे हुए थे और जल्द ही पीसी सक्सेना एक अलौकिक घटना से रूबरू हुए, जिसने उन्हें विश्वास दिलाया कि भूत असली है। हालांकि उनके बेटे को पता था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने सच्चाई की जड़ों तक खुद ही जाने का फैसला किया। वह सच्चाई का पता लगाने में सफल रहा। इस पूरे समय में उनका नौकर हिम्मत राय किराएदारों को भगाने के लिए भूत बनने का नाटक कर रहा था। नौकर बहुत लालची था और अकेले ही घर चाहता था। इस नाटक से पहले हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसे अंधविश्वास नहीं रखनी चाहिए जो सत्य को देखने की हमारी क्षमता को धूमिल कर दे। वह किशोर लड़का हमें चौकस रहना सिखाता है और इस तरह के विश्वास रखने से पहले हमेशा सच्चाई की तलाश करने की प्रेरणा देता है। अंत में इतने धैर्य के साथ मेरी प्रस्तुति को सुनने और आज मुझे यह अवसर देने के लिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते। फिजी से सुश्री रिया ऋषिका जी को
हम सभी से हिंदी एकांकी नाटक आत्मा के पाव पर अपने विचार साझा करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आज के अगली छात्र प्रस्तुतिकर्ता श्रीलंका से सुश्री तिलनी दर्शनी मुंडू सिंह जी आमंत्रित हैं। सभी से म्यूट करवा लीजिए, बहुत शोर आ रहा है। प्रकाश जी म्यूट करवा दीजिए सभी। हाँ, शायद तिलनी दर्शनी मुंडू सिंह जी भी हमारे साथ नहीं जुड़ी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं सर। बिल्कुल आगे कीजिए। हाँ, ये तिलिनी जी को जोड़ने में कुछ समस्या हो रही है, आप आगे बढ़िए। जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्तव्य भाषण के लिए हम श्री हरप्रीत सिंह पुरी जी को आमंत्रित करते हैं, जो चीन से हमारे साथ जुड़े हैं। आप चीन में कंसल्टिंग कंपनी के प्रबंधक निदेशक हैं। आपकी रुचि बचपन से ही साहित्य में रही है। आप काव्य रचना और निबंध लेखन भी करते हैं। आप हिंदी से प्यार है अमेरिका समूह के कोर टीम सदस्य हैं। आपका काव्य संकलन वो तुमसे कहेंगे कि भी प्रकाशित हो चुका है। काव्य वक्तव्य के लिए हम चीन से श्री हरप्रीत सिंह पुरी जी को आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित है सर। नमस्कार, आप सबको आभार कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मैं अपनी बात ऐसे कहना चाहूंगा कि जो युवा वर्ग है जिसमें हम अभिरुचि की बात करते हैं, वो कई बार प्रश्न करता है, क्योंकि आज का युवा जो है वो आपने कुछ कह दिया कि ये काम अच्छा है कर लो तो वो करता नहीं है। उसे ये जिज्ञासा होती है कि मैं क्यों करूं, इसमें वैल्यू क्या है, इसका मूल्य क्या है, मुझे इससे क्या प्राप्त होगा। तो मेरी प्रस्तुति यही बताएगी आज कि मैं दिए गए 5 मिनट के समय में कोशिश करूंगा कि वो ये समझ पाए, युवा वर्ग जान पाए, और जो उन्हें समझाने वाले हैं वो समझ पाए कि उन्हें क्या समझाना चाहिए, क्या बताना चाहिए, क्या मूल्य मिलेगा उन्हें हिंदी नाट्य के नजदीक आकर, हिंदी नाट्य का पठन कर, हिंदी नाट्य के मंचन में भाग लेकर उन्हें क्या वैल्यू, क्या मूल्य प्राप्त होंगे, जीवन में कैसे वो सफलता पा सकते हैं इसके माध्यम से, ये मैं बताना चाहता हूँ। मैं जरा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, पावर पॉइंट प्रस्तुति को मैं आप सभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। और जी, सो बच्चों और किशोरों के लिए नाट्य का महत्व जो है, हिंदी नाट्य का महत्व, इसमें हम देखते हैं। देखिए, पहली बात तो है कि जीवन में नाटक है, क्योंकि नाटक को पढ़ना और नाटक को खेलना हमें जीवन की समझ देता है। ये संसार एक रंगमंच है, करोड़ों लोग यहाँ आए, अपना पात्र खेल कर गए, करोड़ों हमारे बाद आएंगे और खेलेंगे। हम भाई बहन, पति पत्नी, मित्र सखा, कई तरह के पात्र निभाने होते हैं। पेशे में अफसर हो जाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, खिलाड़ी, अभिनेता, अलग अलग चरित्रों की गढ़न कैसे होती है और हम अपने चरित्र को कैसे गढ़ें,
कि अपने पात्र को इस जीवन काल में सही निभा सकें। इसकी समझ हमें नाट्य साहित्य और नाटक का मंचन देता है। नाटक एक संपूर्ण कला है। नाटक में अभिनय है, कहानी है, कविता है, गीत, संगीत, नृत्य और भंगिमा सभी कुछ है। ये जो बोलना होता है, जो नाटक का अभ्यास होता है, उसमें भी बहुत आनंद और अभिरुचि है। बहुत रुचि के साथ साथ सीखने को बहुत मिलता है। कौन सा पात्र, कौन सा चरित्र किस अवस्था में, किस परिस्थिति में क्या बोलता है, कैसे बोलता है, ये जानकारी बहुत अच्छी मिलती है। और हमें हर पक्ष का, जीवन के हर पक्ष का एक परिचय मिल जाता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, नाट्य साहित्य को पढ़ने और उसे भाग लेने से हम क्या सीखते समझते हैं, क्योंकि नाटक बहुत रोचक एक तो हमारी हिंदी विद्यार्थी की, हर युवा की अधिक से अधिक हिंदी पढ़ने की इच्छा होती है और नाटक को पढ़ने की इच्छा होती है। नाटक को हम क्या सोचते हैं, क्या अभिव्यक्त करते हैं, उसे समझना आसान होता है। देखिए, विचार सब तरह के आते हैं, उस विचार की सही शाब्दिक अभिव्यक्ति क्या हो, ये नाटक हमें सिखाता है। जब हम नाटक पढ़ते हैं तरह तरह के, आप अगर धर्मवीर भारती का अंधायु पढ़ रहे हैं, या मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन पढ़ रहे हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी पढ़ रहे हैं, या विजय तेंदुलकर का नाटक पढ़ रहे हैं, अनिल बर्वे का थैंक यू मिस्टर ग्राहक पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत विविधता लिए हुए नाटक हैं। प्रकार की परिस्थितियां हैं, तो उन परिस्थितियों में वो पात्र कैसे क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, मन, शरीर, आवाज का समन्वय कैसा होता है, शब्द को प्रभावी ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाता है, विचार की सही शाब्दिक अभिव्यक्ति क्या होती है, ये सब नाटक सिखाता है। और आप जीवन में किसी क्षेत्र में काम करें, आप कुछ भी बन जाएं, आप डॉक्टर बने, अभिनेता बने, आप कलाकार बने, लेखक बने, आपको ये सब जानकारी चाहिए, आपको ये सब ज्ञान चाहिए आपको सफलता के लिए। इसलिए नाटक आपको जीवन में प्रायोगिक रूप से सफल होने के लिए, आपके चरित्र गढ़ने के लिए, आपको सही जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाटक हमें व्यवहार कुशल बनाता है। ऐसा नहीं कि आपको काल्पनिक जगत की जानकारी मिलती है। नाटक हमें बताता है कि विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार कैसे किया जाता है, व्यवहार कुशलता क्या होती है। तो हिंदी नाटक से हमें अभिरुचि में, ज्ञान में वृद्धि बहुत होती है, भाषा ज्ञान और कौशल मिलता है, कुशल अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं, एक्सप्रेशन से कहते हैं, आप अपने आप को अभिव्यक्त करना, संवाद करना, ये आत्मविश्वास से पहुंचा सकें। नाटक आपको आत्मविश्वास देता है, उसका पठन भी, उसका मंचन भी। आप संवाद पढ़ने का अभ्यास करते हैं और मंचन का अभ्यास करते हैं, आपको अपने आप में विश्वास पैदा होता है, अभिव्यक्ति में विश्वास पैदा होता है। आत्मानुशासन देता है नाटक। आप बिना अनुशासित हुए नाटक नहीं कर सकते। सो अनुशासित होना सिखाता है। समय प्रबंधन, आप एक निश्चित अवधि में अपनी बात कह सकें, अपना रोल निभा सकें और प्रभावी रूप से करना। समूह में आप चाहे नाटक में एक छोटा सा पात्र कर रहे हो, चाहे आप नृत्य का एक प्रस्तुति दे रहे हैं, चाहे आप नाटक के निर्देशक हैं, आपको उस समूह को साथ लेकर चलना होता है और समूह में काम करना होता है। तो आपको नाटक समूह कार्य सिखाता है। आवश्यक है युवा वर्ग के लिए। मुझे याद है, हम जब अमेच्योर थिएटर करते थे, शौकिया नाटक किया करते थे हमारे समूह में, त्रिवेणी नाट्य संस्था में, तो बहुत से ऐसे किशोर युवा थे जिनको सही दिशा मिल गई जीवन में, एक रचनात्मक कार्य मिल गया, रचनात्मक दिशा मिल गई, वो भटके नहीं। अन्यथा युवा वर्ग के लिए भटकना बहुत आसान होता है, किसी निश्चित लक्ष्य की तरफ काम ना करके वो इधर उधर भटक जाते हैं। तो नाटक आपको स्वस्थ मनोरंजन देता है, रचनात्मक में रुचि देता है, आप अधिक रचनात्मक हो जाते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं। स्मरण शक्ति, आप
पढ़ते हैं नाटक को, उस पे उसका आलोचना करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो आपको नाटक के संवाद याद होते हैं, चरित्र याद होते हैं, पात्र याद होते हैं, नाटककार याद होता है, उसका जीवन याद होता है, तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। नाट्य साहित्य से जुड़ने से आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, समस्या समाधान की क्षमता होती है। देखिए, आपने जिन लोगों ने नाटक मंचन में भाग लिया है उन्हें मालूम है, कई बार आपको, जिसे अंग्रेजी में इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं, आपको उसी में स्वयं प्रतिक्रिया देनी होती है, क्योंकि सब कुछ वैसा होता नहीं है जैसा होता है। हो सकता है सामने वाला पात्र संवाद भूल गया, हो सकता है जहां संगीत आना था उसे थोड़ी देर में आया, हो सकता है आप स्वयं अपना संवाद भूल गए। तो उस स्थिति को कैसे संभालना है, समस्या का समाधान करना है, तुरंत समस्या निराकरण समाधान, यह आप सीख जाते हैं। तो नाटक इसकी क्षमता देता है आपको। और नाटक आप अगर जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे, मोहन राकेश को पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि आपको केवल नाट्य साहित्य नहीं, आपको इतिहास, भूगोल, संस्कृति, समाज, चिंतन, अध्यात्म, सबकी गहन जानकारी मिल रही है। तो इस प्रकार आप देखें कि नाट्य साहित्य जो है, ये नाटक की संपूर्ण कला जो है, ये आपको एक संपूर्ण मनुष्य बनाती है। अगर आपको एक पूर्ण मनुष्य बनना है, अगर अपने चरित्र में एक पूरे मनुष्य का आपको चित्रण देखना है, तो आपको नाट्य साहित्य से जुड़ना चाहिए, नाट्य का मंचन करना चाहिए, उसमें सक्रिय भाग लेना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पर अपनी प्रस्तुति समाप्त करता हूँ। इस सूचना परक वक्तव्य के लिए श्री हरप्रीत सिंह पुरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी श्रीलंका से हमारे साथ सुश्री तिलिनी दर्शनी मुंड सिंह जी जुड़ी हैं। वे हमारे साथ हिंदी नाट्य साहित्य के प्रति अभिरुचि से संबंधित कुछ अनुभूतियां साझा करेंगी। आपका स्वागत है सुश्री तिलिनी दर्शनी मुंड सिंह जी। आप अपने माइक पर। जी नमस्ते, धन्यवाद सभी को। और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के नाट्य कला एवं फिल्म अध्यापन विभाग से अपने एमए अध्यापन के दौरान हिंदी नाटक की पढ़ाई हुई थी मेरी। परंतु इसके पहले जब मैं विश्व भारती शांति निकेतन से नाट्य कला में बीए कर रही थी, तभी से थोड़ा थोड़ा हिंदी भाषा और उसके साहित्य से परिचय होना शुरू हो गया था। हालांकि वहाँ बंगाली भाषा और साहित्य की ज्यादा चर्चा होती थी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के नाट्य कला एवं फिल्म अध्यापन विभाग से अपने एमए अध्यापन के दौरान ही कुछ अन्य हिंदी में मूल और हिंदी अनुवादित नाटकों को पढ़ने और समझने का मौका मिला था, जैसे कि आधे अधूरे, लहरों के राजन, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण, अंधेर नगरी, चौपट राजा, ढाकिला.com कहानी पर आधारित एक नाटक थी, उस पे मुझे काम करने का मौका मिला था। और हिंदी में अनुवादित नाटकों में एक बार फिर गोडो, नक्ता कड़ा बाजार में, खामोश अदालत जारी है आदि मराठी अनुवादित नाटकों में भी पढ़ने का और अभिनय करने का मौका मिला था। इसके अलावा विभाग द्वारा हिंदी मुहावरे का बोलचाल में उपयोग पर आधारित फिल्म मुहावरे में अभिनय किया तथा इसकी कथा पटकथा को जाना और समझा। जैसे कि मैंने कहा कि विश्व भारती में ही मैंने हिंदी जगत के सबसे मशहूर नाटककार मोहन राकेश तथा उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन पढ़ा और इसमें मल्लिका की माँ की अभिनय भी की। सच पूछे तो तब तक हिंदी में अनुवादित जो भी नाटक मैंने पढ़े हैं उसमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद नाटक आषाढ़ का एक दिन ही है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ एक नाटक है जिसके मुख्य पात्र कालिदास, मल्लिका, मतुल, प्रियंगु और विलोम है। नाटक का कथा वस्तु प्रेम है।
नाटक के 3 हिस्से हैं और कमाल की बात है कि नाटक आषाढ़ की बारिश से शुरू होकर आषाढ़ की बारिश में ही खत्म हो जाती है, एक बड़ा सा गोल वृत्त बनाते हुए। नाटक के केंद्र में मल्लिका है और कालिदास मल्लिका से दूर होकर दुनिया की तमाम यात्राओं को करते हुए अंत में फिर मल्लिका तक पहुंचते हैं। पर प्रेम में लौट आना सदा के लिए चले जाने से ज्यादा दुखकर है। वही दुख आता है मल्लिका के हिस्से। नाटक के 3 भाग हैं। पहले भाग में मल्लिका स्वयं कालिदास को अपने से अलग करती है उनके मान सम्मान के लिए। मल्लिका का मन केवल विवाह जैसे रिश्ते में बंध के कालिदास को पाना नहीं है, वह चाहती है कालिदास की लेखनी को सम्मान मिले। सम्मान के लिए उनको भी दूर जाना पड़े तो जाए वो। कालिदास का मन ग्राम छोड़ने को नहीं है। उनका मन गांव के सौंदर्य और मल्लिका के प्रेम में बांधा है। वह कहते हैं, कई सूत्रों से यहाँ से बंधा हुआ हूँ, उन सूत्रों में तुम भी एक हो। आकाश, मेघ, हरियाली, पशुपाला आदि। यहाँ से जाकर मैं इस भूमि से उखड़ जाऊंगा। मल्लिका कहती है, जो कुछ यहाँ से ग्रहण कर सकते थे कर चुके, अब नई जगह और पूर्वक भूमि मिलेगी। ना चाहते हुए भी कालिदास चले जाते हैं। दूसरे भाग में कालिदास लौटते हैं, पर कालिदास अकेले नहीं, उनके साथ उनकी पत्नी प्रियांगु लौटती है। प्रियांगु मल्लिका से मिलने जाती है। प्रियांगु चाहती है मल्लिका को कुछ धन दौलत दिया जाए और अपनी सहेली बना लिया जाए। मल्लिका अस्वीकार कर देते हैं। उसे उम्मीद था कालिदास उसे मिलने आएंगे, पर कालिदास नहीं आते। प्रियांगु कहती है, मैं जान चुकी हूँ तुम बचपन में उनके सांगनी रह चुकी हो। कोई ऐसा सूत्र नहीं है कि तुम यहाँ रहो। दूसरे जब कालिदास ग्राम की चर्चा करते हैं तो विचलित हो जाते हैं। राजनीति में समय का बहुत महत्व है। राजनीति साहित्य नहीं है। इस कथा को प्रियांगु ने सही कहा है। राजनीति साहित्य नहीं है, पर कथा की गुणता को शायद वो स्वयं नहीं समझ पाई है। एक साहित्य से जुड़ा व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता। साहित्य का तार मन से जुड़े होते हैं और राजनीति का दिमाग और चातुर्य से। जब विडंबना देखिए, जिस मल्लिका ने स्वयं कहा था दूसरे जगह की भूमि ज्यादा उर्वकर होगी, वो स्वयं ग्राम का मोह त्याग नहीं पाती। मोह ग्राम का है या कालिदास का, या उस जगह से अगड़ स्नेह जो कालिदास कभी छोड़ना नहीं चाहते थे, ये तो उसका मन जाने। पर उसके प्रेम ने ताने, उल्हाने, क्रोध कुछ भी नहीं है। नाटक में तीसरे भाग में फिर बारिश हो रही है। कालिदास लौटते हैं मल्लिका के पास। मल्लिका विवाहित है, अब उसकी एक पुत्री हुई है। कालिदास मल्लिका से कहते हैं, जो कुछ लिखा यही का संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदत्त की यक्षा की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमृदिता प्रकाशिनी तुम हो। अभिज्ञान शाकुंतल की शकुंतला तुम हो। जो कालिदास के हृदय के इतने करीब है, उसके जीवन इतना पीड़ा है। जाने कितने लोगों ने उन आलेखन को पढ़ा। उस मल्लिका को जीवन इतना अभावग्रस्त। कालिदास को पहले लौटना था ना मल्लिका के पास। एक आषाढ़ का मेघ कालिदास के अंदर गुमड़ते हैं, जो बरस नहीं पाता, क्योंकि ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। यहाँ रहते तो बीत कर लिखा वह सब जो अब तक नहीं लिख पाया। इसका संवादों में सबसे खूबसूरत संवाद तीसरे भाग का कालिदास और मल्लिका का बीच का ही है। कालिदास पन्नों पलटते पलटते रुक जाती है। यह कौन सी रचना है? मल्लिका कहते हैं,
आने हाथों से बनाकर लिए तो कभी मिले तो बंद दे सकूं। कालिदास कहते हैं, स्थान स्थान पर पानी की बूंदें पड़ी है, जो निक स्नेहा वर्ष की बूंदें नहीं है। लगता है तुमने अपनी आंखों से कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है। इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सागर के एक महाकाव्य की। इन लाइनों को कितनी भी बार पढ़ा मैंने, एक अलग ही भाव सौंदर्य है। सौंदर्य केवल रूप का नहीं, प्रेम का, प्रतीक्षा का, पवित्र का। अंत में कालिदास मालिका को छोड़कर चले जाते हैं और नाटक समाप्त हो जाते हैं। प्रेम का अर्थ केवल प्राप्त करने से नहीं, और प्राप्ति केवल प्रेम के पूर्णता का संचक नहीं। तो मुझे सबसे अच्छा आषाढ़ का एक दिन का यही हिस्सा था, तो इसलिए मैंने इस विषय पर बात करना सही समझा। धन्यवाद आप। श्रीलंका से इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली छात्रा सुश्री तिलनी दर्शनी मुंड सिंह जी द्वारा आषाढ़ का एक दिन नाटक पर अपने विचार साझा करने के लिए धन्यवाद। पठन पाठन में नाट्य साहित्य की विशेषता तथा जीवन में हिंदी नाट्य साहित्य की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्षीय भाषण देंगे डॉक्टर हरीश नवल जी। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से एमए, एमलिट, पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। आपको साहित्यकार के रूप में रचना कर्म करते हुए 6 दशक पूरे हो चुके हैं। आपकी 30 मौलिक और 10 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं तथा 112 पुस्तकों में आपका सहयोगी लेखन भी है। देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में आपकी लगभग 2000 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी पहली पुस्तक बागपत के खरबूजे पर युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा दूसरी पुस्तक मादक पदार्थ और पुलिस पर भारत सरकार का गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त व्यंग श्री सम्मान, स्नेहलता गोयनका व्यंग भूषण सम्मान, आर्य समाज न्यूयॉर्क द्वारा प्रदत्त व्यंग मनीषी सम्मान सहित 8 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप इंडिया टुडे, एनडीटीवी और हिंदी वार्ता के सलाहकार रहे हैं, जिस कारण आपको 50 से भी अधिक देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। भारत सरकार की प्रतिष्ठित पत्रिका गगनांचल से सेवा मुक्त होकर आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। अध्यक्ष वक्तव्य के लिए डॉक्टर हरीश नवल जी से विनम्र आग्रह करता हूं। आमंत्रित हैं डॉक्टर हरीश नवल जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश वीर जी। बहुत आदरणीय माधुरी जी, बहुत ही प्रिय भाई अनूप श्रीवास्तव जी, हरप्रीत सिंह पुरी जी, और देख रहा हूँ भाई जवाहर कर्नावट भी नजर आ रहे हैं। अभी विनीता कंबारी भी आई हैं और कुछ लोग मुझे नजर नहीं आ रहे। और मैं सभी को प्रणाम करते हुए, बहुत अच्छा लगा माधुरी जी, अनूप जी, आपने जो विषय को चुना, क्योंकि हमारे साहित्य में केवल नाटक ही ऐसी विधा है जो पठ्य भी है, जो श्रव्य भी है और जो दृश्य भी है। आप उसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और जैसा हरप्रीत जी ने कहा था, वो बिल्कुल अक्षरशः सही बात है कि कोई कला ऐसी नहीं है जो नाटक में प्रयुक्त ना होती हो। कोई भी कला, चाहे वो कारपेंट्री हो, चाहे वो आयरन स्मिथ हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, डिजाइन हो, कुछ भी आप सोच लीजिएगा तो वो आपको रंगमंच में मिलेगी। और रंगमंच जो है, जो आज का सिनेमा है, उसके बाद जो टेलीविजन का जो युग आया है, इन सब का जो आधार है वो नाटक से ही है। और नाटक में रंगमंच की भूमिका का होने से है। हमारे यहाँ क्या दिक्कत है कि हमारे यहाँ पहले नाटक सिर्फ पठ्य नाटक थे।
अभी जो नाम आप लोगों ने लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग बिल्कुल जो नाटक का सही परिदृश्य है, यानी जिसको हम रंग नाटक कहते हैं, कि वो सारे नाटक जिनमें रंगमंच पर अवतरित होने की पूर्ण संभावना है, जिनमें अभिनेता का अभिनीत होने का गुण मौजूद है, वो उसको आप सब लोग भली भांति जानते हैं, चाहे आप श्रीलंका से हैं, भारत से हैं, चीन से हैं, जहां फिजी से हैं। तो ये एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत देर बाद इसको रंग नाटक कहा गया, क्योंकि जब ये प्रश्न पैदा हुआ कि इसको बिना अगर हम इसका अभिनय नहीं करेंगे, रंगमंच पर प्रस्तुति नहीं करेंगे, तो ये नाटक किस बात का। तो इसका जो प्रस्तुतिकरण पक्ष है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नाटक का सबसे बड़ा पक्ष यही है कि ये प्रस्तुत किया जाता है, और जब प्रस्तुत किया जाता है तब इसको नाट्य कहते हैं, कि नाटक और उसकी प्रस्तुति का योग बन करके फिर ये रंगमंच पर जब आता है तब ये अपने पूर्णता के साथ सामने आता है। इसीलिए जो आपने नाम अभी बोले, आपने मोहन राकेश जी का नाम लिया, हमारे दो मित्रों ने उनके नाटकों के बारे में कहा, कालिदास से आपने शुरू किया, उसका भी बड़ा अच्छा जिक्र किया। तो मैं अध्यक्षीय वक्तव्य में सबसे पहले जो अपना अपना मत देकर गए हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा, मुझे उसकी इजाजत दीजिएगा। सुभाषिनी जी ने विषय का परिवर्तन किया, फिजी से हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी भाषा में जो आज का हिंदी नाटक है और नाट्य कर्म है जो भारतेंदु से आरंभ होता है, उसको लिया और नाटक के क्रमिक विकास को बड़े संक्षेप में बताया। उन्होंने दूसरा नाम प्रसाद लिया। बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे नाटक में हम कहते हैं भारतेंदु, फिर हम कहते हैं प्रसाद, फिर हम कहते हैं मोहन राकेश, फिर उसके बाद थोड़ा सा विराम लग जाता है, फिर हम सोचते हैं, है ना, कि अब कौन। और जबकि इस बीच में जिसमें प्रसाद लिख रहे थे, तो नाटककार के रूप में प्रसाद से ज्यादा नाम लक्ष्मी नारायण मिश्र का था। आज वो कहाँ है? उन्होंने जो यूरोप को देख करके जो समस्या मूलक नाटक लिखे, उनका मंचीकरण बहुत कम हुआ, हम उनको भूल गए। हरिकृष्ण प्रेमी ने नाटक लिखे ऐतिहासिक, फिर हमारे जो वृंदावन लाल वर्मा ने लिखे, वो सब हम भूल गए। हम सीधे वैसे ही आगे, जैसे हम कविता में कहते हैं कि सबसे पहला बड़ा कवि कौन? कबीर। दूसरा कौन? निराला। तीसरा कौन है? फिर हम मौन है। यानी मैं एक बहुत ऐसी बात बता रहा हूँ जिनको अत्यधिक हिस्टोरिकल महत्व मिला है, जिन्होंने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। तो आपने ये नाम, तीनों नाम लिए सुभाषिनी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। कम समय में उन्होंने पूरी बात अपनी रखने का बहुत अच्छा प्रयास किया, जिसको आपने विषय परिवर्तन का, तो विषय परिवर्तित हो गया। कार्तिकेय शुक्ल जो है, वो मुझे बहुत ही परिपक्व लगे। उन्होंने कहा कि मंचन के कारण मुझे नाटक अधिक आकर्षित, ये मूल है। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे छात्र, हमारे युवा वर्ग और ज्यादातर जो पाठक और दर्शक वर्ग है, वो इस बात को कम समझता है कि नाटक का मतलब ये है दृश्य, उसका मंचन। पढ़ने वाला नाटक वो पठ्य नाटक नहीं है। तो इन्होंने इस बात को उठाया और उन्होंने अंधेर नगरी को बताया बहुत अच्छा, इसमें भी कोई शक नहीं। उसमें रंगमंच की सारी संभावनाएं, आज भी देश में कहीं ना कहीं अंधेर नगरी खेला जाता है। अंधा युग तो रोज खेला जाता है, जो बाद में उसका जिक्र उन्होंने आषाढ़ का एक दिन का उन्होंने भी किया था। तो ये उन्होंने महाभोज को भी लिया, उन्होंने कबीरा खड़ा बाजार में कहा, और उसके बाद वो अभिज्ञान शकुंतल पर आ गए। क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि हम केवल हिंदी नाटक की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसका जो मूल रूप है संस्कृत का, उसको लिया और उसको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, यानी उन्होंने पहले स्थापित कर दिया कि देखिए, ये मत समझिए कि मुझे हिंदी नाटक के बारे में ज्ञान नहीं है, तो उनको विशद ज्ञान है। और उसके बाद वो एकदम हमें तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए लेकर चले गए अभिज्ञान शाकुंतलम पर। तो उसके बारे में उन्होंने एक छोटा सा एक श्लोक सा ही पढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि, और उनको ऋतु वर्णन पसंद आता है, सौंदर्य, एस्थेटिक सेंस जो है, और श्रृंगार को लेकर के उन्होंने कहा। तो बहुत बहुत बधाई कार्तिकेय शुक्ल जी, के ऐसी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में आपने इतने अच्छे ढंग से अपनी बात को सामने रखा।
फिजी से रिया आई, और रिया को आत्मा के पांव इन्होंने एक ऐसा एकांकी नाटक लिया, एकांकी लिया। वो उन्हें इसलिए अच्छा लगा कि वो जाति पाति से उठकर के अपनी बात कहता है। तो जो बात हरप्रीत जी बताना चाह रहे थे कि उसका क्या लाभ है, तो एक लाभ तो ये है जागरण, कि जागरण का काम सबसे अधिक यदि कोई कर सकता है साहित्य में तो नाटक करता है। इसीलिए जो प्रचार का माध्यम है, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ संगीत और दृश्य एक प्रभाग है, संगीत है ना, और संगीत नाटक अकादमी भी है। तो संगीत नाटक को मिला करके ये लोग प्रचार करते हैं। अगर जनसंख्या वृद्धि का कभी भारत में प्रचार जब किया गया था तब नाटकों से ही सहायता ली गई थी। और नुक्कड़ नाटक हमारे जो है वो सारे के सारे उस चीज को बहुत अच्छी ढंग से करते हैं। जब हमारे यहाँ नारी विमर्श का नारा बुलंद हुआ, दलित विमर्श का नारा बुलंद हुआ, तो उस समय नाटक के रूप में जो नुक्कड़ नाटक सामने आए, उन्होंने जागरण किया। और फिर वो मोबाइल क्रश बने कि जगह जगह जा करके वो लोग अपनी बात कहते थे। भाषण देने से वो बात नहीं बन रही थी। आज भी दिल्ली में जो अरविंद है, उनका जो पूरा का पूरा ग्रुप है, कहीं पर भी जन जागरण के लिए वो लोग पहुंचते हैं और नाटक करते हैं। तो उसकी होता क्या कि जब नाटक होता है तो नाटक में जो लोग, जो उसके पात्र जिस चरित्र का अभिनय कर रहे होते हैं, तो वो चरित्र हमें कहीं ना कहीं अपने किसी व्यक्ति से मिल जाता है। जैसे मान लीजिए अगर उसमें करुणा का सीन है, किसी के पिता की मृत्यु हुई है, तो मुझे मेरे पिता की मृत्यु याद आ जाएगी। और मान लीजिए मेरे पिता जीवित हैं, तो मुझे ये सोच करके अरे मेरे पिता भी ऐसे एक दिन जा सकते हैं। तो वो जो रस निष्पत्ति होती है, जो साधारणीकरण होता है ना, जनरलाइजेशन होता है, वो सारी बात वो सबसे अधिक अगर साहित्य में समझाई जा सकती है, बताई जा सकती है, समझी जा सकती है, तो केवल उसके लिए नाटक है। वो उपन्यास कहानी वगैरह में नहीं समझ सकते। समझाना होगा तो पहले उसका नाटकीकरण करना पड़ेगा। अभी उदाहरण दिया, अब मन्नू मंडारी ने महाभोज लिखा तो उस कहानी को पहले नाटक में परिवर्तित किया, तो करना पड़ता है। तो ये रिया ने उसको लेकर के जो बताया, और सपनों की उड़ान में उन्होंने अपना सपना पूरा किया। उन्होंने अभिनय भी किया, तो जिसने अभिनय कर लिया, डायरेक्शन कर लिया, किसी भी तरह से वो जुड़ा रहा, चाहे प्रॉम्प्टिंग की, तो समझिए उसने जीवन में कुछ प्राप्त कर लिया। सबसे अधिक मैंने देखा है हमारी नई पीढ़ी में, जिनकी अलग अलग कलाएं हैं, कोई कविता लिख रहा है, पेंटिंग कर रहा है, गा रहा है, कोई बजा रहा है, लेकिन सबसे अधिक जिनमें कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास, वो होते हैं जो नाटक कर रहा होता है। क्योंकि वो कोई भी रोल कर सकता है, राजा ही बन सकता है, भिखारी ही बन सकता है। उसमें वो अदम्य परिवर्तन की गुंजाइश आ जाती है। वो दूसरे की आत्मा में, परकाया में प्रवेश करना जानता है। अभिनय बहुत कठिन है ना। मुझे अगर अभिनय करना है कि मैं बड़ा खूंखार डाकू बनूं, तो मुझे कि सुल्ताना डाकू की आत्मा में प्रवेश करना पड़ेगा, वो दुर्दांतता लानी पड़ेगी। और अगर मैं संत ज्ञानेश्वर का रोल कर रहा हूं, तो मुझे वो संत का वो जो तत्व है, वो सत्व जो है, वो बीच में जब तक नहीं लाऊंगा तब तक वो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये चीज, यानी इस तरह से हम परिष्कृत भी होते हैं। तो मुझे अच्छा लगा। रिया जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, आपने अच्छी टिप्पणी दी। हरप्रीत सिंह पुरी तो हमारे मित्र हैं, चीन से है। क्या कहूँ, मुझे तो मालूम नहीं था कि वो किसी कंपनी में प्रबंध निदेशक है। मैं सोचता था हमारे हिंदी के कवि हैं। और उन्होंने जो कहा कि युवा वर्ग सवाल करता है सबसे बड़ी बात, तो अगर हम उन सवालों का ठीक जवाब ना दें तो हमारा दायित्व पूर्ण नहीं होता। तो उन्होंने उपयोगितावाद को सामने लेकर के, व्यवहार कुशलता को सामने ला करके नाटक से होने वाले वो लाभ बताए, है ना, जो उपयोगी हैं। जैसे चरित्रों को गहराई से समझते हैं आप, उनको वो दृष्टि मिलती है। जीवन में हम कैसे अपने आप को निभाएं, इसका निर्वाह जो है वो उनको मिलेगा। तो हरप्रीत भाई, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और एक बड़ी विशेष बात जो मुझे लगी कि किस परिस्थिति में कोई चरित्र कैसे व्यवहार कर रहा है, ये बात हमें पता चल जाती है, जिसके पीछे एक साइकिकी है, मनोविज्ञान है, मनोविश्लेषण है, एक इतिहास छिपा हुआ है। सम्राट अशोक आप जब देखते हैं, करते हैं, तो उसके पीछे एक इतिहास है, हिंसा और अहिंसा का इतिहास है। उसके पीछे एक पूरा फिलॉसफी है, दर्शन है। तो ये सब सामने आ जाते हैं। तो आपने इसको बहुत अच्छे ढंग से बताया। और एक बात जो आपने बताई थी, इम्प्रोवाइजेशन,
कि जहां पर कई बार ऐसा होता है, जब हम भी नाटक करते थे और कभी कभी कोई चीज रह जाती थी तो उसको अपने आप जोड़ना पड़ता था। तो वो अपने आप जोड़ना जो है वो हमारी मानसिकता को इतना बल देता है कि हम कहीं पर भी जा रहे हैं और कोई चीज रुक गई, अटक गई, तो हम उसको पूर्ण करने की क्षमता से युक्त हो सकते हैं। ये काम नाटक करता है। तो उसमें क्या है, जो पूर्णता से युक्त हो जाता है वो सफलता के अधिक करीब हो जाता है। तो उसको लेकर आपने बहुत अच्छा बताया। और एक बात आपने स्मरण शक्ति कही, डायलॉग याद करो। मैंने तो नाटक छोटा ही इसीलिए कि डायलॉग याद करने पड़ते हैं। मैंने कहा रंग छोड़ दो, व्यंग लिखना शुरू कर दो, तो मैंने वो शुरू कर दिया। नहीं तो मुझे कुलभूषण खरबंदा के बाद दिल्ली के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। ये आपको सूचना दे रहा हूँ अनूप भाई। और मैंने बहुत नाटक निर्देशित भी किए। और माधुरी जी, आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों जब प्रेम जन्मेजय गए थे, मैं तो अमेरिका में था इसलिए आ नहीं पाया, लेकिन मेरी एक कहानी का नाट्यकरण आपके यहाँ हुआ था, विक्रमार्क बुढ़िया और सराय रोहिल्ला। बड़ी मार्मिक मर्म कथा है उसका भी। आपके बच्चों ने बड़ा मर्म स्पर्शी अभिनय किया। तो जो लोग प्रत्यक्ष जुड़े होते हैं नाटक से, उनको यानी बात की बिल्कुल समझ होती है, टाइमिंग, क्योंकि आपको उस टाइमिंग के हिसाब से बात करनी होती है। इसके बाद तो हरप्रीत जी, आपको क्या कहूँ, आप तो पूरी हैं, सब कुछ पूर्ण है आप तो। बहुत बहुत आभार, आपने बहुत अच्छे ढंग से वो जो आपने बना के ले आए थे, प्रेजेंटेशन जो दिया, वो अच्छा लगा। पावर, उसमें पूरी पावर थी। कभी कभी जो होता है वो पावरफुल नहीं होता, आपका था। तिनिनी दर्शिनी जी श्रीलंका से आई और हम लोग उत्सुक थे उनको सुनने के लिए। जानकर बड़ा अच्छा लगा। मुझे तो बहुत छोटी सी उम्र की लग रही थी, लेकिन वो वर्धा में हिंदी की प्रोफेसर रह चुकी हैं, उन्होंने हिंदी अध्यापन किया है, जानकर खुशी हुई। उन्होंने अभिनय भी किया है और उन्होंने विश्व हिंदी भारती में भी बहुत कुछ सीखा है। और आषाढ़ का एक दिन की बात की और उन्होंने अंबिका की भूमिका की, है ना। मैं अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो मल्लिका की माँ अंबिका ही थी। और जब जब अंबिका से मल्लिका कहती है कि तुम नहीं समझोगी माँ, जो बरसात में भीग करके आ रही है, और वो सोचती है क्या पागल लड़की है, इतनी वर्षाएं भीग रही है और ये क्या बात कर रही है। उसे नहीं मालूम था प्रेम में है। तो जब प्रेम में आदमी होता है तो बड़ा निर्बल हो जाता है। तो उसने कहा मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है, तुम नहीं समझोगी। भावना में भावना का वर्ण जो है ये एक एक्सट्रीम, इससे ऊपर क्या होगा, है ना। ये बात मोहन राकेश कह सकते थे। और मुझे एक और सूचना देते हुए मुझे मेरा सौभाग्य कि आज मैं आपको ये सूचना दे पाऊंगा कि मोहन राकेश पर सबसे पहला शोध कार्य मैंने ही किया था। और उस समय मोहन राकेश जीवित थे और मैंने उनके साथ मिलकर ही किया। उनके साथ वो मेरे तो गुरु जैसे थे, लेकिन वो मैत्री का भाव पाल करके बात करते थे। कभी मौका मिलेगा तो उनके बारे में बताऊंगा कि कैसे अद्भुत उनका लेखन था, कैसा अद्भुत व्यक्तित्व था कि जो। और लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि उन्होंने जीवन में 3 और 1 अधूरा नाटक 4 लिखे ना, कुछ एकांकी नाटक उन्होंने 8-10 लिखे। अधूरे नाटक को तो कमलेश्वर जी ने पूरा किया, लेकिन वो कुछ ठीक से बन नहीं पाया। और देखिए अभी उनका केवल 1 नाटक है बस। अगर मोहन राकेश जीवित रहेंगे तो केवल आषाढ़ के एक दिन से रहेंगे। आधे अधूरे समाप्त हो चुका। वो शाश्वत मूल्यों से संपन्न नहीं था। वो एक युग विशेष का था। जब एंग्री यंग मैन हमारे यहाँ आए, जब हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन ने उस कैरेक्टर को लिया, वो युग याद कीजिए, है ना। हमारी फिल्में और साहित्य साथ साथ चलते हैं। साहित्य का प्रतिबिंब समाज में भी होता है, वो फिल्म में आता है। जो लोग अच्छी फिल्म बनाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वहां वो क्या था, अब वो चला गया। अब आधे अधूरे में कोई भी जो चरित्र है वो पूरा नहीं है। वो सारी बिन्नी है, किन्नी है, जितने भी एक ही पात्र है, उसके अंदर कई रूप है। अब तो सब जानते हैं कि सभी बहुरूपीय हैं। अब तो मुखौटे ही मुखौटे हैं। अब तो कहाँ है, असली आदमी खोजना मुश्किल है। तो सभी आधे अधूरे हैं। तो अब उसकी रेलिवेंस समाप्त हो गई। और जो लहरों का राजहंस है, लहरों का राजहंस उन्होंने 1 ड्राफ्ट लिखा, छपवाया, वो उनको तसल्ली नहीं हुई। दूसरा ड्राफ्ट लिखा, उसको छपवाया, तसल्ली नहीं हुई। अभी भी कहते थे कि अरे भाई मैं ना, तसल्ली नहीं हो रही, श्यामांग और श्वेतांग है।
और आप जानते हैं कि तसल्ली क्यों नहीं हो रही थी? इस बात को जानना बड़ा जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि हमने मोहन राकेश को कहा है आधुनिक नाटक का मसीहा, है ना? उस कारण से मैं बताना चाहता हूं कि उनकी पूरी कोशिश हर नाटक में ये रही कि जो स्त्री चरित्र है वो दब जाए और जो पुरुष चरित्र है वो उभर जाए। बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार हुआ क्या? पुरुष चरित्र दब गया और स्त्री ऊपर आ गई, जबकि वो खुद ही लिख रहे थे अपने हाथों। पर वो इसलिए अच्छे लेखक हैं कि उन्होंने अपने पर अनुशासन किया कि वो अपने चरित्र के पीछे चले जैसे उसकी डिमांड है। ये नहीं कि वो चरित्र को अपने पीछे लगाया। ऐसी ऐसी कला बहुत कम लोगों में होती है। वही सबसे सफल साहित्यकार है जो अपने चरित्र सृष्टि का जब निर्माण कर रहा है तो वो उनको वैसा नहीं बना रहा जो प्रेमचंद ने भी नहीं बनाया। जहां प्रेमचंद का बस नहीं चलता था उसको मार देते थे, है ना? पूरी श्रद्धा के साथ उनका लेखन बहुत अच्छा है, श्रद्धा के साथ, किंतु उसका निर्वाह करना मुश्किल होता है। पर मोहन राकेश ने किया। हमें पढ़ाते थे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र लाल, तो लाल जी ने भी 13-14 नाटक लिखे। तो वो कहते थे कि भाई तुम मोहन राकेश के साथ करते हो और मेरे साथ नाटक करते हो, मैं तो ये नाटक पढ़ाता हूँ तो उनका गुणगान करते हो, तो बताओ मेरे बारे में क्या फर्क है? तो मैंने कहा कि आप क्या करते हैं, आप सोच लेते हैं कि अब मैं एक ऐसा नाटक लिखूंगा जिसमें कि नई रोशनी के युवा होंगे, जहाँ डिस्क थीक होगा, जहाँ म्यूजिक होगा, वेस्टर्न होगा, तो है, और आप फिर उसको बुनने लग जाते हैं जबकि आपको उसका अनुभव नहीं होता। तो आप अब क्या करते हैं, खुद निर्माण करते हैं अपने चरित्रों का, और जो मोहन राकेश के चरित्र है वो स्वयं अपना निर्माण करते हैं। तो ये फर्क अगर कोई साहित्यकार समझ जाए तो उसका साफल्य उसकी लेखनी में इस अंतर यात्रा से हो जाएगा। बड़ा बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है लेकिन बड़ा कठिन है। तो वो आधुनिक नाटक के मसीहा इसीलिए हैं। उनका एक ही नाटक आषाढ़ का एक दिन मरेगा नहीं, और एक नाटक ऐसा देखिए उसी युग में आया, अंधा युग। अब भारती जी तो नाटककार है नहीं, अनूप जी आजकल पुष्पा जी की बहुत सारी चीजें देते हैं अपने, हम लोग पढ़ते हैं, हम सब पुष्पा जी से मिले हुए हैं। वो तो नाटककार नहीं थे, मूल रूप से कवि थे, पत्रकार थे। उन्होंने रेडियो के लिए कुछ लिखा, जब लिखा तो प्रोड्यूसर ने और उनके मित्र जो थे, क्या था उनका नाम, पंडित जी सतीश दुबे जी ने, उन्होंने कहा कि इसको ना पूर्णकालिक नाटक बना दीजिए। तो उन्होंने कहा ये पूर्ण फुल लेंथ प्ले क्या क्या बना दूं? कहते नहीं, इसको ना पूर्णकालिक बनाइए। और फिर उसमें उन्होंने अश्वत्थामा के चरित्र को लेकर के कहा कि इसको हीरो बनाइए। तब उसके ऊपर पूरा अंधा युग रचा गया, और इस समय हिंदी में सबसे सफल रंगमंचीय नाटक अंधा युग है। वो इतनी तरह से खेला गया है, 5-6 तरह से तो मैंने ही देखा, यानी ऐसे ऐसे रूपों में देखा है कि ये आपको जानना चाहिए बच्चों को। जो मैं, आप जो बड़े लोग उनकी बात नहीं कर रहा, हमारे बीच में जो छात्र है नाटक के, कि उनकी अभिरुचि कैसे पैदा होगी, हमारा विषय है, तो उनको मैं वो रुचि की बात बता रहा हूँ कि जब अंधा युग लिखा गया रेडियो नाटक और उसके बाद वो पूर्णकालिक नाटक बना, और जब उसको खेला गया, जब अलकाजी ने, इब्राहिम अलकाजी जो थे, उन्होंने उसको खेला, तो वो सबसे बड़े रंग निर्देशक के रूप में है पूरे भारतीय नाट्य परंपरा में। हमारे जितनी भी आधुनिक नाट्य परंपरा है उनमें सबसे ऊपर वही है आज तक। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के माध्यम से उन्होंने जो किया, तो उन्होंने फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में, ये 1962 की बात है, जब मैं स्कूल में था, तो अपने दादाजी के साथ नाटक देखने गया था, तब भी उसका प्रभाव था मेरे मन पर। मुझे आज भी याद है कि वो टूटा हुआ रथ का पहिया जो पूरे महाभारत की उस टूटन को, उस बिछुड़न को पैदा कर रहा था। और जब वो प्रहरी घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि किसकी रक्षा कर रहे हैं यहाँ, जबकि कुछ भी रक्षणीय नहीं है, ये कुछ भी रक्षणीय नहीं है, पर आप पहरा दे रहे हैं। इतना बड़ा व्यंग था वो उसको लेकर के। तो उन्होंने वो किया बहुत बड़े आयाम पर, खंडरों का इस्तेमाल करके। बाद में उन्होंने फिर दोबारा पुराने किले में किया था, वहां भी खंडरों का इस्तेमाल किया। इसके विपरीत रवि वासवानी ने जब इसको किया, एम के रैना और रवि वासवानी ने, तो उन्होंने कैसे किया, उन्होंने कौरवों और पांडवों सबको काले कपड़े पहनाए, अधूरे, नंगे, अर्धनग्न, कि जितने भी पुरुष पात्र थे सबको काली जीन्स पहनाई, चाहे वो उसमें प्रहरी बने हैं, चाहे वो उसमें राजा बने हैं, चाहे सैनिक बने, सबका एक ही कपड़ा। और जितनी स्त्रियां हैं
सबने काले रंग की धोती पहनी है ना, काली चोली काले रंग की धोती, वो उसको उन्होंने किया। अब जीन्स पहन के अर्जुन और कृष्ण के संवाद आप सोच नहीं सकते, लेकिन ये है अब डायरेक्शन कि कहीं किसी को बाधा उपस्थित नहीं हुई कि साहब ये तो जीन्स पहने हुए हैं, ये नंगे बदन है। ध्यान ही नहीं गया, ध्यान उस बात पर गया जो कहना चाह रहा है डायरेक्शन। क्योंकि आज का नाटक जो है, आज का नाटक अब नाटककार का नहीं है, निर्देशक का नाटक। एक जमाना था जब पारसी रंगमंच था, कभी आप मुझे बुलाएंगे तो पूरी बात बताना चाहूंगा। पारसी रंगमंच जो था वो प्रोड्यूसर का नाटक था। जितना फिल्मों में पैसा खर्च होता है, इतने पैसे से वो बनाए जाते थे, बड़े बड़े सेट। और उसके बाद वो लेखक का हुआ, आजकल निर्देशक का है। तो निर्देशक क्या देना चाहता है, तो अंधा युग में इसके इतने प्रयोग हुए हैं। अभी तो मैंने आपको 2 बताए हैं। मैंने मॉरिशस में मोहन महर्षि ने जब ये किया, अनूप जी शायद आप थे कि नहीं प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में, अगर आप होंगे तो आपने नागपुर में देखा होगा। तो वहां 2 तल बना दिए स्टेज के, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर कौरव है, नीचे पांडव है। कभी पांडव ऊपर है, कौरव नीचे है, दोनों तरफ साथ साथ क्रिया व्यापार चल रहा है। तो और भी कई प्रयोग हुए। मैं इस बहाने से विशेष रूप से युवा विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि असीम संभावनाएं यदि साहित्य की किसी भी विधा में है तो सर्वाधिक नाटक में है। तो नाटक को नाट्य में जब आप परिवर्तित करते हैं तो संभावना से युक्त हो जाता है। यानी उसका प्रस्तुतिकरण पक्ष, जिसमें ध्वनि भी है, वेशभूषा भी है, दृश्य बंद भी है, दृश्य सज्जा भी है, उसमें रंग दीपन भी है, उसमें रूप सज्जा है, और फिर समूहीकरण, और फिर अंत में बॉक्स ऑफिस कि दर्शक की ग्राह्यता क्या है, क्या वो उससे जुड़ा या उससे विलग रहा। अगर जुड़ा नहीं तो सब व्यर्थ है। तो बहुत सारा बड़ा आयाम है, इस पर हम काफी चर्चा कर सकते हैं। कभी माधुरी जी जब मौका मिलेगा, और अनूप भाई जब कहीं मौका मिलेगा तो मैं मेरा खुद मन है, क्योंकि मॉरिशस देखिए मेरा प्रिय स्थल है। मैं 3 साल मैं वहाँ जो आपकी महात्मा गांधी संस्थान है, वहाँ हिंदी के मॉडरेटर के रूप में मैं 3 साल वहां पर आता रहा था, और एमलिट के पीएचडी के वो एमए के डिसर्टेशन के बड़े टॉपिक बनाता था। तो अभिमन्यु अनंत जी के साथ बैठना, वो नाटककार भी थे, कहानीकार भी थे, कवि भी थे, संपादक भी थे। तो वो सारी चीजें याद आ जाती है। तो इसलिए हो सकता है मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आपने बताया था कि मुझे कितने मिनट बोलना है। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और बहुत अच्छा लगा, मैं बधाई देता हूँ आपको कि आपने इतना अच्छा विषय लिया है। बहुत ही ये ज्वलंत विषय रहेगा। इसमें वो चीज है जिसको मैं शाश्वत कहता हूँ, सर्वकालिक। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, अनूप भाई, आपने मुझे ये मौका दिया। और जो मेरे से छोटे हैं उन सबको मेरा आशीर्वाद कि आप इसी तरह से रत रहिए। स्वाध्याय से बड़ा और कुछ नहीं है, सबसे अच्छा काम। प्रणाम करता हूँ। इस विचारोत्तेजक अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर हरीश नवल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समक्ष इस कार्यक्रम की समापन अभियुक्ति प्रस्तुत करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भारत से प्रोफेसर खेम सिंह टहरिया जी। आपने एमए, बीएड, पीएचडी तथा यूजीसी नेट की पढ़ाई की है। आपके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में 120 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी 25 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। आप राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शोध संगोष्ठियों में 106 शोध पत्रों का वाचन कर चुके हैं। आप 17 प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थानों में सदस्य भी हैं। आपने 11 पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। आपको अंतर्राष्ट्रीय भानु साहित्य सम्मान 2020, भानु प्रतिष्ठान सिंगनामंगल काठमांडू नेपाल एवं साहित्य संचय शोध सम्मान फाउंडेशन दिल्ली भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त आपको 59 राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है।
समापन अभियुक्ति हेतु प्रोफेसर खेम सिंह डहरिया जी से सविनय अनुरोध है। धन्यवाद प्रकाशवीर जी। विश्व हिंदी सचिवालय, शिक्षा तृतीयक शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मॉरिशस एवं भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के संयुक्त तत्वावधान में तथा हिंदी से प्यार है फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी एवं अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में आज का जो विषय है हिंदी नाट्य साहित्य के प्रति अभिरुचि विषय पर संयुक्त ये संगोष्ठी में मॉरिशस से हमारे बीच डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस से, डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, उप महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, डॉक्टर हरीश नवल जी, प्रतिष्ठित लेखक हमारे बीच हैं, हरप्रीत सिंह पुरी जी, और प्रतिभागी के रूप में तिलनी दर्शनी जी, रिया जी, कार्तिकेय जी, सुभाषिनी जी ने अभी विषय प्रवर्तन किया है, तो और जवाहर कर्नावट जी, और इसी के साथ बहुत से जो प्रतिभागी और विद्वान यहाँ पर जुड़े हुए संगोष्ठी में, सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो हिंदी विश्वविद्यालय है, जैसे नाम से ही प्रचलित है, तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और उसके अनुवाद के लिए लगातार निरंतर हिंदी के प्रति काम कर रहा है, जिसमें हमने चिकित्सा शिक्षा की अभी MBBS की पाठ्यक्रम तैयार किए हैं और डिप्लोमा के भी जो पत्रोपाधि पाठ्यक्रम का हिंदी में जो है अनुवाद कर, और भोपाल से इसकी शुरुआत हुई है। चिकित्सा महाविद्यालय की चिकित्सा की पढ़ाई जो है हिंदी में शुरुआत हो गई है, और जितने भी कला विज्ञान और वाणिज्य संकाय के जो विषय हैं सभी हिंदी में यहाँ पर विश्वविद्यालय से पढ़ाए जाते हैं। और जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भारतीय ज्ञान परंपरा और जिस प्रकार से भारतीय भाषाओं को जो महत्व दिया गया है वो इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य है। तो हिंदी नाट्य साहित्य के प्रति जो अभिरुचि हमारे जो प्रतिभागियों ने अलग अलग आषाढ़ का एक, अभिज्ञान शकुंतला और आत्मा के पांव पर अपनी अपनी जो प्रस्तुतियां दी हैं, बहुत अच्छी यहाँ पे चर्चा हुई है, और हरीश नवल जी ने अपना अध्यक्षीय वक्तव्य बहुत सुंदर दी है। तो हिंदी नाटकों का जो प्रारंभ है हम सभी जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है, और उस काल के भारतेंदु तथा उनके समकालीन नाटककारों ने जो लोक चेतना के विकास के लिए नाटकों की रचना की, इसलिए उस समय की जो सामाजिक समस्याओं में नाटकों में अभिव्यक्त होने का अच्छा अवसर मिला। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व की भी हम बात करें हिंदी रंगमंच की और नाट्य रचना की, व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक साहित्यिक प्रयास तो हुए, पर हिंदी का वास्तविक और स्थायी रंगमंच निर्मित और विकसित नहीं हो पाया। 1850 से 1868 ईस्वी तक जो हिंदी रंगमंच का जो उदय है और प्रचार प्रसार तो हुआ, पर उसका जो सुरुचिपूर्ण जो विकास है और स्थायी निर्माण है नहीं हो सका। फारसी नाटक मंडलियों के कुछ और व्यावसायिक मंडलियां निर्मित हुई, परंतु भारतेंदु नाटक की शुरुआत है। बीच में आप म्यूट करा दीजिए अनूप भाई, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, आपकी बात सुनी नहीं जा रही। ये बीच में बहुत लोग बोल रहे हैं, ये आपके यहाँ से हो रहा है तो उसको ठीक है, ठीक जी धन्यवाद। जी जी। भारतेंदु जो युग है उसके नाटक लिखने की शुरुआत हम देखते हैं कि बांग्ला के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से होती है। सर अभी भी आ रही है एको थोड़ी सी, अभी उनके पहले भी लिखे जाते रहे हैं, किंतु नियमित रूप से जो खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु जी ने जो संदेश दिया है और हिंदी नाटकों की जो नींव को सुदृढ़ बनाया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व भी नाटक लिखे गए हैं, जिसमें रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह की ब्रज भाषा में लिखे गए नाटक जो आनंद रघुनंदन और गोपाल चंद्र के नहुस नाटक, तो अनेक विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक भी मानते हैं। और हमको मालूम है कि गोपाल चंद्र जी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। तो हिंदी के विशुद्ध जो साहित्यिक मंच है, रंगमंच और नाट्य सृजन की जो परंपरा की दृष्टि से हम देखें तो 1868 ईस्वी का बड़ा महत्व है, क्योंकि भारतेंदु के नाट्य लेखन और मंचीकरण का जो श्री गणेश है वो इसी वर्ष हुआ था। और इसके पूर्व ना तो पात्रों के प्रवेश गमन
रस योजना आदि जो से युक्त कोई वास्तविक नाटक हिंदी में नहीं रचा गया। भारतेंदु के जो पिता हैं गोपाल चंद द्वारा जो नहुस नाटक लिखा गया और महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा आनंद रघुनंदन भी पूर्ण नाटक नहीं थे, क्योंकि न पर्दों न दृश्यों आदि की जो योजना वाला विकसित रंगमंच उस समय नहीं था। तो नाट्य रंगन के अधिकतर जो प्रयास अभी तक मुंबई आदि हिंदी भाषी क्षेत्रों में किए हुए हैं और भाषा का जो स्वरूप है उसमें वो नहीं है ना, पैसे नहीं लगे हुए हैं, तो वो वाईफाई पर ही चलता है, ये चलेगा इस पर। अच्छा, तो भारतेंदु ने जो 1868 से 1885 तक अपने जो कम समय में अत्यंत व्यस्त जीवन के जो अपने 17 वर्ष तक अनेक नाटकों का सृजन उन्होंने किया और अनेक नाटकों में स्वयं अब भी उन्होंने अभिनय किया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो सत्य प्रयत्नों से हिंदी के साहित्य की जो रंगमंच है और नाट्य लेखन की दृढ़ परंपरा उस समय से चली आ रही और 1885 में भारतेंदु जी के निधन के पश्चात थोड़ा सा जो उत्साह है वो मंद पड़ा और 19वीं सदी के अंतिम दशक में कुछ छुटपुट प्रयास हुए, कई नाटक मंडलियों की जो है स्थापना भी हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ भास्कर, सेठ गोविंद दास, जगदीश चंद्र माधव आदि नाटककारों ने सुंदर अभिनय, उपयोगी एकांकी नाटकों और दीर्घ नाटकों की रचना की। उसके बाद देखें कि प्रसाद जी ने उच्च कोटि के साहित्यिक नाटक लिखकर हिंदी नाट्य साहित्य को समृद्ध किया, पर अनेक नाटक रंगमंच कुछ कठिनाइयां भी उत्पन्न की। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के जो पश्चात है हिंदी रंगमंच के स्थायी निर्माण की दिशा में अनेक सरकारी और गैर सरकारी प्रयास भी हुए। सरकार ने गैर सरकारी संस्थाओं को भी अनुदान देने का काम किया। तो भारतेंदु युग के नाटक जो है देशभक्ति की चेतना को जगाने का इन्होंने काम किया है और नाटकों में सामाजिक नवजागरण की जो चेतना प्रकट हुई है वह देशभक्ति की भावना से प्रेरित थी। और 1857 की जो असफल क्रांति में जनमानस में जो निराशा और शिथिलता जो बीच में आई थी, उससे हम देखते हैं कि भारतेंदु के नाटकों के अभिनय को देखकर नया उत्साह और वातावरण बदला और हीन भावना से जो ग्रस्त भारतीयों को अतीत के गौरवपूर्ण आख्यानों का स्मरण इस समय हुआ और स्वाधीनता के महत्व को प्रदर्शित किया गया। ऐसे नाटक जो है भारतेंदु जी ने लिखे। तो भारतेंदु जी के सभी मौलिक के नाटक हम देखते हैं, चाहे वो भारत दुर्दशा हो, भारत जननी हो, अंधेर नगरी हो या सत्य हरिश्चंद्र हो, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति हो, ऐसे जो सभी नाटक हैं देश प्रेम के प्रबल पक्ष के रूप में प्रकट हमारे सामने होते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटकों में देश प्रेम के आधार के रूप में चरित्र बल और अपनी भाषा संस्कृति के प्रचार प्रसार को विशेष महत्व दिया गया है। भारतेंदु जी जानते थे कि पराधीनता से मुक्त होने के लिए देशवासियों में चरित्र बल का होना बहुत जरूरी है और राष्ट्रीय मुक्ति के विचार और प्रचार के लिए राष्ट्रभाषा का भी उतना ही महत्व है। और बहुत साफ रूप में समझाने के लिए नाटकों में उन्होंने कहीं सीधे उपदेश की शैली का प्रयोग किया और अधिकतर हास्य व्यंग की वक्र शैली के माध्यम से चरित्र निर्माण की वो शिक्षा देते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिंदी नाटक, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, रासोदोत्तर हिंदी नाटक, ऐसे जो युगों का परिवर्तन हुआ। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र में हम देखते हैं कि लाला श्रीनिवास दास, बाल कृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, ऐसे बहुत अच्छे नाटककार हुए। प्रसाद युगीन हिंदी नाटकों की हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, हरि कृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, मोहन राकेश, ऐसे प्रतिष्ठित जो नाटककार हैं वो हुए। प्रसादोत्तर हिंदी नाटकों की हम बात करें तो विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल है, धर्मवीर भारती हैं, मन्नू भंडारी हैं और शंकर शेष हैं। आदरणीय आप धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे थे, आप तो पूरा इतिहास दोबारा से बोल रहे हैं। आप धन्यवाद देते देते कहीं भटक गए। आप इतिहास बताने लगे। इतिहास हाँ जी हाँ, 2 मिनट में अपनी बात करूंगा, छोड़ दीजिए, है ना। हाँ जी, तो ऐसे जो है अमृतलाल जो है अमृत राय, नरेंद्र कोहली जी, ऐसे प्रतिष्ठित साहित्यकार रहे हैं।
तो हिंदी नाटकों की जो समृद्ध परंपरा रही है, और उसके बाद हम अभी जो संस्कृति की भी बात हुई थी, तो संस्कृत नाट्य साहित्य में भी काफी विपुल साहित्य देखने को हमें मिलता है। और कालिदास के 3 नाटक बड़े प्रसिद्ध उसमें हुए हैं, और जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम की जो बात हो रही थी उसमें कि हम देखें तो उसमें घटनाओं का जो संयोजन है, प्रेम का क्रमिक विकास है, प्रकृति का मनोरम चित्रण है, शकुंतला की विदाई का काल्पनिक दृश्य है, विदूषक का हास्य है, संवादों की अभिव्यंजना है, श्रृंगार रस का यथेष्ट निष्पादन है, दुर्वासा के साप की कल्पना। ऐसे मिलाकर के हम देखें तो नाटक को बहुत ऊंचाई पर ये सब पहुंचाते हैं, और कालिदास उपमा का प्रयोग करने में अत्यंत कुशल होते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय परंपरा में इस नाटक को चतुर्थ अंक इसका है, और 4 श्लोकों को श्रेष्ठ इसमें बताया गया, जिसमें जर्मन के महाकवि गेटे ने इस नाटक की काफी प्रशंसा भी की थी। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि नाटक के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम, और कहीं किसी प्रकार की जो समस्या है उसको सामने लाने का काम, कम समय में अधिक से अधिक अपनी बात नाटक के माध्यम से कर सकते हैं, रख सकते हैं, और आप अपने आप को भी उस जो है नाटक के माध्यम से निखार सकते हैं, नाटक के माध्यम से समझ विकसित कर सकते हैं। तो नाटक का साहित्य में बहुत कहना चाहिए बड़ा महत्व है, और नाटक के माध्यम से हम जो है अपनी जो समस्याएं कठिनाइयों को सामने ला करके समाज संस्कृति का, देश की उन्नति में बड़ा योगदान इसका है। तो आपने महासचिव सचिवालय ने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय करके और एक बड़ा अच्छा ये काम किया है, हम इसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भारत से प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया जी को इस समापन संबोधन के लिए कोटि से धन्यवाद। अब हम इस आभासी कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। सभी संस्थाओं के अधिकारियों तथा छात्र प्रतिभागियों को धन्यवाद देने के लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आपका स्वागत है डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी। नमस्कार, आप सबका अभिनंदन। शिक्षा, तृतीयक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय मॉरिशस एवं भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के तत्वावधान में तथा हिंदी से प्यार है फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी एवं अंतर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के सहयोग से आयोजित आभासी कार्यक्रम के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों की सक्रिय सहभागिता के लिए मैं आप सब लोगों का विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से आभारी हूँ, हार्दिक आभारी हूँ। धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया औपचारिकता कई बार हो चुकी है, तो इसलिए मैं संक्षेप में ही कहूंगा। मैं आभारी हूँ सर्वश्री डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस का, डॉक्टर सुभाषिनी कुमार जी का, तिलिनी दर्शनी मुनिसिंह श्रीलंका से पधारी जुड़ी उनका, भारत से जुड़े श्री कार्तिकेय शुक्ल जी का, फिजी से जुड़ी रिया ऋषिका जी का, चीन से जुड़े श्री हरप्रीत सिंह पुरी जी का, और अपने अध्यक्षीय विद्वत्तापूर्ण अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आभारी हूँ परमादरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी का। मैं आभारी हूँ समापन अभिव्यक्ति के लिए प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया जी का, और आप सब लोग, और इसके अलावा जो लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, उन सब का हार्दिक आभार। मैं आभारी हूँ साथ में आदरणीय जवाहर कर्नावट जी का, डॉक्टर अनीता चौबे जी का, डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्र जी का, श्री जितेंद्र कुमार शुक्ल जी का, शिव कुमार निगम जी भी जुड़े हैं, द्वितीय सचिव ट्रिनिडाड एवं टोबैगो, आदरणीय शर्मिला रामरतन जी का, और विनीता काम्बरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय काफी निकल चुका है। मैं समझता हूं कि इसी तर्ज पर, इसी आधार पर, इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम के समापन के लिए आप सब से अनुमति चाहता हूं। आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार आप सबका। प्रकाश मिश्र।